सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अब दोस्तों अगला हम पार्ट देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का व्यवस्थापिका, संसद, पार्लियामेंट, विधायिका या सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था। ये देखो सभी नाम एक ही है, चाहे आप व्यवस्थापिका बोलो या संसद या पार्लियामेंट या विधायिका या देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है, प्रावधान आर्टिकल है 79 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि देश की सर्वोच्च एक कानून निर्मात्री संस्था होगी और वो संस्था होगी संसद। इसका अब देखो संसद के यदि हम बात करते हैं तो संसद के अंग 3 है। पहला अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा महत्वपूर्ण जो अंग माना जाता है इसका वह है राष्ट्रपति। कई बार देखो एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है कि संसद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है भारत का राष्ट्रपति, जबकि पहला अंग है इसका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यदि संसद की बात करते हैं तो इसके संसद के 2 सदन होते हैं, पहला सदन है लोकसभा और दूसरा सदन कहलाता है राज्यसभा। अब संसद की हम बात करते हैं कार्यवाही। संसद की कार्यवाही में 11 से लेकर 12 बजे तक का समय कहलाता है प्रश्नकाल। देखो प्रश्नकाल और प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का जो समय होता है वो 11 से 12 बजे तक का समय निर्धारित है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के में पहले प्रकार का है तारांकित प्रश्न, दूसरे प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं अतारांकित और तीसरे प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं अल्प सूचना प्रश्न। देखो कई बार ये प्रश्न पूछा था कि तारांकित प्रश्नों में अधिकतम प्रश्नों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो अधिकतम प्रश्नों की संख्या 20 निर्धारित की गई है और ये 20 प्रश्न होते हैं वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखित रूप में पूछे जाते हैं। और अल्प सूचना प्रश्न होते हैं वो जनता के महत्व से जुड़े हुए, अर्थात लोग के महत्व, तो लोग महत्व से संबंधित संसद में किस प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं, तब आंसर होगा अल्प सूचना प्रश्न। और अतारांकित प्रश्न जो लिखित होते हैं, जबकि तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 और जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल के लिए समय निर्धारित है 11 से लेकर 12 बजे तक, तथा ये प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए संसद में 10 दिन पहले अनुमति लेना आवश्यक है, जबकि 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है और शून्यकाल विश्व में भारत की ही देन है। तो कई बार ये पूछते हैं कि संविधान में कौन सा स्रोत भारत की देन है, तब आंसर होगा शून्यकाल। और शून्यकाल के लिए समय निर्धारित है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, जबकि शून्यकाल में प्रश्न पूछने के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है, अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। तो संसद की कार्यवाही के बाद में हम बात करते हैं आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा, देखो इसे याद करना बहुत आसान है। जैसे रविवार के बाद में सोमवार के एक दिन छोड़कर अगला दिन आता है बुधवार के एक दिन छोड़कर अगला दिन आएगा शुक्रवार। और संसद में ये 3 दिन आधे घंटे की चर्चा की जाती है शून्यकाल के बाद में। तो एग्जाम में प्रश्न ये पूछते हैं कि आधे घंटे की चर्चा संसद में कब कब की जाती है, तब आंसर होगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और कब की जाएगी, शून्यकाल के बाद में आधे घंटे की चर्चा। यदि हम समय की बात करते हैं तो समय इसका निर्धारित किया रखा है 2:30 से लेकर 5 बजे के मध्य आधे घंटे की चर्चा कभी भी की जा सकती है, और वो चर्चा होती है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये थी संसद की कार्यवाही। आगे देखो संसद की कार्यवाही के बाद में संसद के अधिवेशन बोल दो या संसद की बैठक। तो संसद के अधिवेशन या बैठक वर्ष में न्यूनतम इनकी संख्या 2, यानी वर्ष में संसद के अधिवेशन न्यूनतम 2 बुलाना आवश्यक है, जबकि इन दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात वर्ष में संसद के अधिकतम जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं वो निर्धारित करके 3 अधिवेशन, और 3 अधिवेशन कौन कौन से, पहला कहलाता है मानसून काल बोलते हैं मानसून कालीन सत्र। इसके बाद में दूसरा कहलाता है शीतकालीन
शीतकालीन, और तीसरा सत्र कहलाता है बजट सत्र। अर्थात देखो एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से संसद का कौन सा सत्र शामिल नहीं है, तब यहाँ पर चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन, जबकि संसद का ग्रीष्मकालीन कोई सत्र नहीं बुलाया जाता। सत्र 3 होते हैं, एक मानसून कालीन, शीतकालीन और बजट सत्र। मानसून कालीन जो सत्र बुलाया जाता है वो अगस्त और सितंबर माह में, जबकि शीतकालीन जो सत्र बुलाया जाता है दिसंबर और जनवरी माह में, और बजट सत्र होता है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च, इन महीनों में बुलाया जाता है। अर्थात संसद के वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं और न्यूनतम जो अधिवेशन या सत्र बुलाए जाते हैं उनकी संख्या है। देखो बजट सत्र प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च में बुलाया जाता है। इसके बाद में संसद में यदि बात करते हैं तो गैर सरकारी कार्यों के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित है। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संसद में गैर सरकारी कार्यों के लिए कौन सा दिन निर्धारित है, शुक्रवार का दिन निर्धारित है, जबकि सरकारी कार्यों के लिए अन्य दिन निर्धारित है। तो गैर सरकारी कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझना। जैसे संसद, और संसद के जो सदस्य कहलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या बोल दीजिए आप सांसद, और इन्हीं सांसदों में से कुछ व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं, उनको बोल सकते हैं आप मंत्री। तो मंत्रियों के द्वारा किया गया कार्य सरकारी कार्य कहलाता है, सरकारी कार्य, और जबकि सांसदों के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो कार्य कहलाता है गैर सरकारी कार्य। गैर सरकारी कार्य, अर्थात संसद में गैर सरकारी कार्यों के लिए कौन सा दिन निर्धारित है, तब अपना आंसर होगा शुक्रवार का दिन निर्धारित है। अब 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक बुलाई गई, यानी भारतीय संसद का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ था, 13 मई 1952। तो देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देश में पहली बार आम चुनाव या संसद के पहली बार चुनाव कब हुए थे, तब अपना आंसर होगा 1951 और 52, क्योंकि ये संसद के जो चुनाव हुए थे ये 7 चरणों में संपन्न हुए थे, और ये स्टार्ट हुआ था 1951 में और संपन्न हुए थे 1952। तो पहली बार भारतीय संसद का पहला अधिवेशन या प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952। अब प्रश्न ये पूछते हैं कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, अर्थात संसद की पहली बैठक में जो सदस्य भाग लिए थे उन सदस्यों की संख्या थी 525। 1952 में जब संसद के कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, तब अपना आंसर होगा 525। अब 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में संसद की सीटों का निर्धारण किया गया, संसद की सीटों का निर्धारण किया गया, और यही सीटें बढ़ाकर 543 कर दी गई। अर्थात वर्तमान में संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जबकि काट रहे सॉरी ये संसद की सीटें नहीं है, लोकसभा की जो सीटें हुई थी 525 सीटों पर निर्वाचन हुआ था, और राज्यसभा की सीटें थी 225। ऐसे संसद की कुल 750 सीटों पर निर्वाचन हुआ था, लेकिन 1976 में यही सीटें बढ़ाकर 750 से बढ़ाकर 776 कर दी गई, और इनमें लोकसभा की 543 और राज्यसभा की 233 निर्वाचित सीटें थी, और अब टोटल होगी 776, और ये सीटें 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे कि संसद की सीटों का निर्धारण कब किया गया था, तब आंसर आएगा 1976। और यदि हम बात करते हैं जनगणना का आधार, तो 1971 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर संसद की सीटों का निर्धारण किया गया था, और जो अपरिवर्तित रहेगी 2026 तक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब संसद के संदर्भ में एक प्रश्न और आता है, संसदीय कंगारू। संसदीय कंगारू क्या है, समझना ध्यान से। सरकार किसी विधेयक को पास कराना चाहती है, लेकिन पास कराने में उसे विलंब या देरी हो रही हो, तो सरकार उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है, उसे संसदीय कंगारू कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ हो गया किसी विधेयक का संक्षिप्त रूप संसदीय कंगारू कहलाता है। अब देखिए आप संसद में अगला पार्ट है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा अंतर के माध्यम से समझते हैं तो वो समझना आसान होगा। जैसे भारतीय
संविधान में लोकसभा से संबंधित जो प्रावधान दे रखा है, और ये प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 81, जबकि राज्यसभा से संबंधित जो प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 80, अर्थात राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80, लोकसभा गठन आर्टिकल 81, जबकि संसद का गठन था आर्टिकल 79। यदि पूछे कि संसद या पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका होगी तो आर्टिकल 79, और राज्यसभा का प्रावधान है आर्टिकल 80 और लोकसभा का आर्टिकल 81। अब यदि बात करते हैं दूसरे अंतर की, देखो संसद का प्रथम सदन लोकसभा कहलाता है, जबकि संसद का सेकंड सदन राज्यसभा कहलाता है। तीसरा अंतर यदि बात करें संसद का निम्न सदन, तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, जबकि संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अब ये पूछे कि निम्न सदन कैसे हैं, उच्च सदन कैसे हैं, तो देखो यहाँ पर इनमें युवा अवस्था यानी निम्न आयु के व्यक्ति बैठते हैं, इसलिए इसे निम्न सदन, और इसमें उच्च आयु के व्यक्ति बैठते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है। यदि बात करें अगला अंतर है संसद का, यानी इसमें वृद्ध युवाओं का बाहुल्य, सर्वाधिक युवाओं का बाहुल्य लोकसभा में, तो इसमें बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों का बाहुल्य। अब बात करें, देखो कई बार हम कहते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद में वो क्रेक माइंड हो जाता है, अर्थात इसे हमें मूर्खों का सदन भी कहते हैं, मूर्खों का सदन। कई बार कहते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद में ज्ञान की बात ज्यादा करता है, इसलिए इस राज्यसभा को हमें विद्वानों का सदन भी कहते हैं, विद्वानों का सदन। तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ कि विद्वानों का सदन या मूर्खों का सदन संसद का कौन सा सदन कहलाता है, तब आंसर होगा राज्यसभा, जबकि युवाओं का सर्वाधिक बाहुल्य कहलाता है वो लोकसभा। अगला देखो पांचवा अंतर है, इसे भंग किया जा सकता है, यानी मतलब अस्थायी सदन का मतलब है इसे भंग किया जा सकता है, जबकि ये संसद का स्थायी सदन कहलाता है, स्थायी सदन, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब अगला 5 लाख की जनसंख्या पर, 5 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन, जबकि राज्यसभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। अब प्रश्न यदि थोड़ा सा घुमाकर पूछते हैं तो ये पूछे कि एक लोकसभा क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो वहां पर आंसर होगा अपना 5 लाख, और जबकि राज्यसभा में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होगी 10 लाख। अब इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, और इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित कर रखी है वो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित कर रखी है वो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो पूछे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है 30 वर्ष, और अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके बाद में इनके सदस्यों को शपथ, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है सभापति। इनके सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल यानी 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अर्थात पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तब अपना आंसर होगा 5 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु का प्रावधान 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों का जो न्यूनतम आयु का प्रावधान था वो 30 वर्ष। अब देखो यही लोकसभा के सदस्य अपने त्याग पत्र, और ये त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष को हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर। इनके सदस्य त्याग पत्र देते हैं सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अगला अंतर है, देखो 4 अंतर, देखो अगले ही अंतर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं, और हर स्टूडेंट की ये बहुत बड़ी समस्या है, इनको समझ नहीं पाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कई बार पूछते हैं कि लोकसभा में
निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543, जबकि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233। और यदि वो प्रश्न पूछता है कि संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तब इनका टोटल होगा 776। देखो कई बार देखिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 543, राज्यसभा में 233, संसद में निर्वाचित सदस्य टोटल हो गए 776। इन 543 का डिवाइडेशन समझना ध्यान से। 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं, जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश इनसे चुने जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में एक दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली से 7 सदस्य और 6 सदस्य पांडिचेरी से लोकसभा में चुने जाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में इनका डिवाइडेशन 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। इन 4 में 3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाता है। तो इस प्रकार संसद में टोटल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 776। अब प्रश्न ये पूछे कि राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, अपना आंसर होगा 530। केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 13, और जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक पूछे तो दिल्ली और न्यूनतम पूछे तो पांडिचेरी। और इसी प्रकार राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 233, जिनमें राज्यों से 229, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी से 4 सदस्य, जिनमें सर्वाधिक दिल्ली से और न्यूनतम पांडिचेरी। तो ये थे निर्वाचित सदस्य। अब एक वर्ड और आता है, अधिकतम निर्वाचित सदस्य, कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्य। तो इस बात को याद रखना कि जहां अधिकतम शब्द आता है वहां समझना लोकसभा में जोड़ने 7 और राज्यसभा में जोड़ने 5। अब अधिकतम के आगे लिखा हुआ है निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 543 और अधिकतम आते ही 7 जोड़ दो, तो 543 प्लस 7 हो गए 550। राज्यसभा में निर्वाचित 38। अब प्रश्न अगला आता है कि लोकसभा में कुल सदस्य कितने। कुल सदस्यों का मतलब होता है मनोनीत प्लस निर्वाचित, अर्थात लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 जैसा कि ऊपर लिख रखा है, और मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 2। ऐसे टोटल हो गए 545। तो पिछली बार ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा हुआ कि लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं, तब आंसर था अपना 545। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 233 और मनोनीत होते हैं 12, तो कुल सदस्य हो गए 245। तो प्रश्न आता है कि राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं, तब आंसर होगा 245। अब अगला क्वेश्चन आता है अधिकतम कुल सदस्य। तो अभी बताया कि अधिकतम शब्द आते हैं लोकसभा में जोड़ने 7 और राज्यसभा में जोड़ने 5। तो लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 545 और अधिकतम आते ही 7 जोड़ दो, 545 और 7 होते हैं 552, और राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 245 और अधिकतम कुल आते ही 5 जोड़ दीजिए, इसमें तो हो गए 250। तो ये राज्यसभा में अधिकतम कुल सदस्य 250 और लोकसभा में होते हैं 552। अब प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि कुल संसद में पूछ सकता हो, तो संसद में अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं। तो देखो 550 प्लस 238 588 सदस्य होते हैं, और संसद में कुल सदस्य तो लोकसभा के 545 और 245 संसद में हो गए 790, और संसद में अधिकतम कुल सदस्य होते हैं तो 552 प्लस 250 बराबर 802। तो इस प्रकार भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जा सकते हैं। ओनली संभावित है, कुछ जरूरी नहीं है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाए, ओनली मनोनीत किए जा सकते हैं। जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो 2012 सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तब आंसर होगा
2 + 12 बराबर 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप कहीं ऐसा नहीं कि संसद के मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, आप आंसर दे रहे हो लोकसभा या राज्यसभा। अब लोकसभा की बात करें तो धन विधेयक सर्वप्रथम इसी सदन में लाया जा सकता है, जबकि राज्यसभा इस धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद में स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यदि प्रश्न पूछे कि राज्यसभा में धन विधेयक अधिकतम कितने दिन तक रोका जा सकता है, 14 दिन तक रोका जा सकता है। इसके बाद में स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इसके बाद में इसमें आरक्षण का प्रावधान है, जबकि इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में सविस्तार से हमने चर्चा की है। बाकी अगला पार्ट आगे